आज हम लोग का ये बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का ये क्लासेस है और ये महामैराथन क्लास है। आपको पता है कि मुगल काल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वही हम लोग देखेंगे। सारे क्वेश्चनों को हम लोग नहीं देखेंगे और इससे पहले इसका भाग वन जो है बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट ही बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और एक बात, यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको देंगे जो आपको कमेंट में लिखकर उसका आंसर बताना होगा, क्योंकि आपने मुगल काल बहुत अच्छा से पढ़ा है। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कलर पहले थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए और उसके बाद देखा जाए ये क्वेश्चनों को। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए, 11 नंबर की क्वेश्चन, इससे पहले 10 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छा से कर लिए हैं और इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन और नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि हम लोग को जल्दी ये सिलेबस ख़त्म करना है। ये है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। मतलब कौन सा इनमें से शासक था निम्न में से जिसने कृषकों की सहायता के लिए जो पट्टा, यहाँ पर जो पट्टा और कबूलियत जो व्यवस्था है वो प्रारंभ किया था, किस शासक ने। तो ऑप्शन है अकबर, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये शेरशाह सूरी ही जो था वो किसानों की सुविधा के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ किया था। पट्टा और कबूलियत व्यवस्था क्या होता है, थोड़ा सा इसको विस्तार से और थोड़ा बढ़िया समझते हैं और शेरशाह सूरी के थोड़ा भू राजस्व प्रणाली के बारे में समझते हैं। क्योंकि शेरशाह सूरी इतना ताकतवर होने के पीछे ये मत समझिएगा कि सिर्फ उसकी सेना बड़ी थी, उसका भू राजस्व प्रणाली भी बहुत बढ़िया था। भू राजस्व प्रणाली बढ़िया होने के कारण ही उसकी सेना इतनी बेहतरीन हो पाई थी और इतनी बड़ी संख्या में उसकी सेना थी। तो देखिए, भू राजस्व प्रणाली के लिए सबसे पहले इसने क्या किया था, इसके एक विश्वसनीय एक अधिकारी था जिसका नाम था अहमद खां। अहमद खां, आपसे पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी ने भू राजस्व की जिम्मेवारी किसको दी थी, तो अहमद खां को दी थी। तो अहमद खां एक इसका शेरशाह सूरी का एक विश्वसनीय अधिकारी था। अहमद खां से इसने कहकर जितने भी इसके क्षेत्र थे, जितना भी क्षेत्र विस्तार था और उस क्षेत्र में आने वाले, मतलब जितना भी इसका साम्राज्य विस्तार था और उस साम्राज्य में आने वाले जितने भी किसान थे, उन किसानों की भूमि की एक्चुअल माप करवाया कि उन किसानों के पास भूमि कितना है और कौन सी भूमि कितना उपज वाली भूमि है, ये सब पूरा डिटेल में पूरा बढ़िया से भूमि का माप करवाकर। और देखिए वो माप किससे करवाया था, कौन सा प्रणाली से माप करवाया था, थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर कौन सा प्रणाली से उसने माप करवाया था, यहाँ पर माप किस प्रणाली से उसने करवाया था, जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, सिकंदरी था, गज सिकंदरी से माप करवाया था, ध्यान रखिएगा। गज सिकंदरी से माप करवाया था और वो भी एक्चुअल माप करवाया था। क्या था, किस किसान के पास कितना ज़मीन है, उसको कितना, और वो ज़मीन कितना उपजाऊ है और कितना उसको लगान यानी कि कितना उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि पट्टा और कबूलियत व्यवस्था क्या है, क्योंकि इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पट्टा और कबूलियत व्यवस्था के बारे में। इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं। इसको थोड़ा सा अहमद खां के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, हमारा गज सिकंदरी भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे। और एक बात, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हम बताएंगे वो क्वेश्चनों को आप समझते जाइएगा। हाँ देखिए, पट्टा क्या था, पट्टा और कबूलियत व्यवस्था क्या थी, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और समझिए यहाँ पर अब पट्टा और कबूलियत व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझना है हम लोग को। पट्टा और कबूलियत, देखिए पट्टा क्या था। पट्टा जो होता था, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। पट्टा क्या होता था, पट्टा क्या होता था, यहाँ पर पट्टा एक सरकारी दस्तावेज होता था, ऐसे दस्तावेज करके, और ये भेजा जाता था किसके पास में, किसानों के पास में। ये सरकारी दस्तावेज होता था, किसानों के पास में भेजा जाता था और इस पर क्या क्या वर्णन होता था इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला जो वर्णन होता था वो होता था कि किसान के पास, तुम्हारे पास क्षेत्र कितना है, मतलब तुम्हारा पास खेत कितना है। तो आप कहेंगे कि किसाने को नहीं पता होगा कि उसके पास खेत कितना है, किसान को तो पता होता था कि उसके पास खेत कितना है, लेकिन बीच में जो लोग होते थे ना वो फ्रॉड कर देते थे किसानों के साथ में। क्या करते थे, किसानों से टैक्स कुछ और वसूल लेते थे और राजा को टैक्स कुछ और दे देते थे। किसानों से 10, आपको उदाहरण के लिए समझाते हैं, किसानों से 10 बोरा अनाज ले लिए और राजा के पास पता चला 2 ये बोरा पहुंचा। तो राजा के पास से एक आता था
एक पत्र जिसको पट्टा कहा जाता था, और उस पत्र पर लिखा होता था कि आपके पास क्षेत्र कितना है, इस साल आपका उत्पादन कितना हुआ है, उत्पादन कितना हुआ है, और आपको भू राजस्व कितना देना पड़ेगा, भू राजस्व कितना देना पड़ेगा। ये सब किसान के पास एक पत्र बनकर आता था। तब किसान उसको पढ़कर समझकर उसको कबूलियत, मतलब इधर से किसान से एक और पत्र होता था, उस पर हस्ताक्षर करवाया जाता, कबूल करवाया जाता था कि हाँ ये इतना हमारे पास है। और जो किसान एक्सेप्ट नहीं करता था कि नहीं नहीं ये हमारे पास इतना नहीं है, फिर वापस से चेक करने के लिए किसके पास, राजा के पास भेजा जाता था कि नहीं देखिए ये किसान कह रहा है कि इसके पास नहीं है। तो फिर उधर से अधिकारी आते थे और वो चेक करते थे कि क्या ये किसान जो कह रहा है बात सही है, सही है, तो फिर उसको सुधार करते थे और देखते थे कहाँ गड़बड़ी, किसने गड़बड़ी करा है ये। क्योंकि क्या होता था, मान लो किसी किसान का उत्पादन हुआ 20 बोरा अनाज हुआ, ठीक, और ये राजा के पास ये कहते थे कि नहीं इस किसान के पास 20 बोरा अनाज नहीं, 5 ही बोरा अनाज हुआ है, और इस किसान से 20 बोरा अनाज का जो टैक्स होता था वो वसूल लेते थे बीच वाले लोग। इसीलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया ताकि राजा को भी फायदा हो और किसानों को भी क्या हो, फायदा हो। इसी को कबूलियत और पट्टा व्यवस्था कहा जाता है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे थोड़ा बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है सासाराम, बी है दिल्ली, सी है कालिंजर, और डी है सुनारगांव। तो ये सासाराम में स्थित है, ये आपको पता भी है। और ये शेर शाह का जो मकबरा है ये बनना कब से चालू हुआ, तो जब जब से ये गद्दी पर बैठा था। कब ये जो शेर शाह सूरी था वो कब गद्दी पर बैठा था, 1540 में, 1540 में ही गद्दी पर बैठा था, 1540 में बैठा था, और 1545 में इसकी मृत्यु ही हो गई थी। 1545 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और 1545 में ही अभी ये काम, जैसे ही ये गद्दी पर बैठा ना वैसे ही अपना मकबरा बनवाना चालू कर दिया। ये 1545 तक अभी आधा अधूरा ही मकबरा बन पाया था, ऊपर वाला गुम्बजवा बन ही नहीं पाया था। आप देखेंगे उस पर गुम्बज भी है। तो उसके बाद, इसके बाद जो शेर शाह सूरी के बाद जो उसका पुत्र हुआ इस्लाम शाह सूरी, उसने ऊपर का गुम्बज बनवाया, और उसके बाद, उससे पहले ही जब गुम्बज नहीं बना था तो उसी समय इसको दफना दिया गया था उसी में, और उसके बाद में गुम्बजवा को बनवाया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, यानी कौन सा स्मारक इसमें से जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो ऑप्शन क्या क्या है, दिल्ली की किला ए कुहान मस्जिद, जौनपुर की अटला मस्जिद, गौर की सोना मस्जिद, और डी है दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो इसमें जो है ये ऑप्शन ए सही है, दिल्ली की किला ए कुहान मस्जिद। अब देखिए इस मस्जिद का भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या किया था इसने, ये शेर शाह जो सूरी था इसने क्या किया था, इस दिल्ली में पहले से ही दीन पनाह नाम के एक लाइब्रेरी बनवाया था हुमायूं, जिसने किसने बनवाया था, हुमायूं ने दीन पनाह लाइब्रेरी बनवाया था। उस लाइब्रेरी को इसने क्या किया, इसको पुराना किला एगो बनवाना था। शेर शाह सूरी को क्या बनवाना था, किला, जिसका नाम अभी वर्तमान में पुराना किला है, पुराना किला। इस किला को बनवाना था इसको, शेर शाह सूरी को। इसने क्या करा, इस दीन पनाह लाइब्रेरियों को तोड़ दिया और तोड़कर उसी के ऊपर बनवाया। हमें समझ में नहीं आता है, ये जो पहले के शासक होते थे इसने भी वैसे ही करा, दीन पनाह को तोड़कर उस पर बनाया। ये जो शासक होते थे ये समझ में नहीं आता था ये करते क्या थे, क्या कौन सा नशा करके ये घूमते थे, पता नहीं क्या करते थे कि जो पुराना चीज़ है उसी पर तोड़कर ये बनवा रहे हैं। अरे तुमको बनवाना है तो तुम नया पर बनवाओ। लेकिन पता नहीं कौन सा इनको खुन्नस रहता था, पिछला वाला राजाओं से खुन्नस रहता था कि पता नहीं किस बात का ये इनको रहता था कि उस पर तोड़िए को इनको बनवाना था। और बाद में आगे आने वाली पीढ़ियाँ इसके खमियाजा भुगत रही हैं अभी तक। तो ये दीन पनाह लाइब्रेरी को तोड़कर पुराना किला बनवाया और उसी में किला या कुहान मस्जिद का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, और अगला ये क्वेश्चन क्या क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेर शाह ने किसका पूर्वगामी माना जाता है, शेर शाह को किसका पूर्वगामी माना जाता है, यानी कि शेर शाह के पूर्वगामी किसको माना, मतलब शेर शाह जैसा ही आगे कौन हुआ शासक, अशोक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी। तो ये अकबर को माना जाता है। शेर शाह सूरी का पूर्वगामी किसको माना जाता है, अकबर का भी भू राजस्व व्यवस्था जो था, भू राजस्व व्यवस्था जो था वो बहुत बेहतरीन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था, कौन गांव के प्रशासन का अधिकारी था, मुकद्दम, सिकदार, सूबेदार या डीन में से कोई नहीं। तो ये मुकद्दम होता था गांव का जो प्रशासन के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए। गांव के प्रमुख की बात नहीं कर रहे हैं, गांव की प्रमुख की बात जब करा जाए तब आप गांव का प्रमुख बताना है। लेकिन हाँ, तो आप गांव का प्रमुख बताइएगा, पढ़ाए हैं गांव का प्रमुख कौन होता था, ठीक, गांव का प्रमुख। और गांव का ही प्रमुख क्यों, आप थोड़ा बताइएगा, जिला से लेकर, जिला और जो प्रांत से शुरू करिएगा, प्रांत, जिला
और उसके बाद ये गाँव, ये 3 गो का जरूर आप बताइएगा कि इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, मतलब इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, जो प्रमुख होते थे, अधिकारी नहीं, जो प्रमुख होते थे उनको क्या कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शेर शाह की लगान व्यवस्था थी, लगान व्यवस्था को क्या कहा जाता है। वो पट्टा और कबूलियत तो हो गया कि ये आपका इतना पट्टा पर लिखा रहता है, इतना आपका ज़मीन है, इतना उत्पादन हुआ और इतना लगान देना है। और किसान एक्सेप्ट करते थे और एक्सेप्ट करके उसको हस्ताक्षर करके या उसको एक्सेप्ट करके और भेज देते थे किसके पास में, राजा के पास में। लेकिन जो लगान की व्यवस्था थी, जो लगान लिया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था, उस चीज़ को क्या, महलवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी या डी इनमें से कोई नहीं। ये देखिए बी और सी थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रैयतवाड़ी कहा जाता था उसको। ये 1/4 या 1/3 भाग लिया जाता था। अब इसके अनुसार कि आपकी भूमि कैसी है, आपसे लगान लिया जाता था। जैसे आपका मान लीजिए करके हुआ आपको 20 बोरी अनाज हुआ, तो 1/4 लिया जाएगा तो कितना, 5, यानी कि 5 बोरी आपको अनाज देना होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है, समझिए कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये 1/4 भाग आपसे ले रहे हैं, यानी 20 बोरी अनाज का 5 बोरी आपको अनाज ले रहे हैं, तो कितना बड़ा टैक्स लग रहा है, आपको लगेगा ना जी। और इतना मतलब 15 किलो अनाज ही आपके पास बच रहा है, बाकी 5 किलो अनाज कौन ले रहा है, राजा, जो कि बहुत अधिक टैक्स है, आपको लग रहा होगा ना। और वर्तमान समय में हम लोग क्या होता है, बहुत कम मात्रा में आपको किसानों को टैक्स देना पड़ता है। और खास कर ये तो चावल पर तो आपको टैक्सों नहीं देना पड़ता है, थोड़ा सा पानी वाला जो पानी जब नहरों द्वारा पहुंचाया जाता है सरकार को, उसको टैक्स देना पड़ता है। और थोड़ा बहुत आपका ज़मीन, अगर जो आपका खेत है उसका बहुत ही कम मात्रा में आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आप कहेंगे तो यही व्यवस्था बढ़िया, अरे नहीं, उस समय सिर्फ आपके अनाज पर आपको टैक्स लगता था और बाकी किसी भी चीज़ पर आपको टैक्स नहीं देना होता था। ये नहीं कि हम ये कोट खरीदने गए तो इस पर टैक्स देना है, माइक खरीदने गए तो इस पर टैक्स देना है, मतलब माइक तो उस समय होता नहीं था, चलो कोट तो होता था ना। कपड़ा खरीदने गए उस पर टैक्स लगता है, या कोई खाने वाला सामान खरीदने गए उस पर टैक्स लगता है, ऐसा तो था ही नहीं, किसी और चीज़ पर टैक्स ही नहीं लगता था। इस समय देखिए भर भर के एकदम टैक्स, आपके आमदनी पर भी टैक्स लगता है। उस समय बस इसी पर टैक्स लगता था कि हाँ आपने कितना अनाज उपजाया, उसके बाद आपने अनाज बेच कर कौन सा सामान खरीदा उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता था। तो ये मत सोचिएगा अभी वाला व्यवस्था बहुत बेहतरीन है और उस समय वाला व्यवस्था बहुत खराब था, नहीं, दोनों व्यवस्थाएं अपने अपने जगह पर क्या थी, सही थी। बस राजा को चाहिए होता है, शासक प्रशासक को चाहिए होता है कि अधिक मात्रा में टैक्स वसूला जाए, लेकिन ये सही नहीं है। अधिक मात्रा में अगर टैक्स आप वसूल लीजिएगा तो जनता भी कैसे काम चलेगा, जनता का काम कैसे चलेगा। इस टैक्स को और जनता के जो महंगाई वाला, जो जनता के बातों को थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाकर जब चलते हैं तो देश ठीक ठाक चलने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपए के विनिमय दर क्या थी, मतलब इसका विनिमय का दर क्या था। और दोनों का मतलब जो अनुपात था, रेशियो था, वो कितना का था, 16:1, 48:1, 32:1, 64:1। तो ये 64:1 का अनुपात था, यानी कि 64 गो दाम जो थे एगो चांदी के रुपये के बराबर थे। यानी कि एगो चांदी का रुपया लेकर आइए और 64 गो उधर दाम है और ये दोनों बराबर हैं, ऐसे होता था। चलिए, और हाँ एक असरफी भी चलता था, असरफी, असरफी के बारे में हमने आप पे पढ़ाया होगा। असरफी किसका होता था, सोना का होता था। दाम किसके होते थे, ये तांबा के होते थे, तांबा। और ये रुपया किसका होता था, सॉरी रुपया तो चांदी यहाँ पर लिखा ही गया है, रुपया किसका होता था, चांदी का। अभी भी शेर शाह सूरी वाला ही तो बात चल रहा है, बिहार के वाले क्षेत्र में होंगे तो जानते भी होंगे, पूछा जाता है कितना दाम, इस वस्तु का कितना दाम है, दाम ही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, कालानौर, लाहौर, काबुल, सरहिंद। तो इसका आंसर हो जाएगा कालानौर। अभी उस उधर से देखिए, कालानौर में ही इसको बैरम खां को पता चल गया था। यहाँ बैरम खां दिल्ली के दरबार में ही था, तो इसको पता था कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, और लेकिन इसने खबर बाहर नहीं आने दी। बैरम खां ने खबर बाहर नहीं आने दी कि राजा को हो गई मृत्यु, तो राज्य में पूरा भगदड़ मच जाएगा और बाकी जो दुश्मन है वो सब आक्रमण कर देंगे, राजा है ही नहीं तो ये अब इसका नेतृत्व कौन करेगा। बैरम खां चुपके से यहाँ से निकल गया, और उस समय पंजाब का सूबेदार कौन, किसको बनाया गया था, अकबर को। तो ये अकबर को उधर से ला कर सोच रहा था कि दिल्ली में लाकर राजगद्दी पर बैठाएं, राजाभिषेक करने के बाद सबको बताया जाए कि हाँ हुमायूं की मृत्यु हो गई है। तब तक ये जब तक पहुंचा वहाँ से ला रहा था, तब तक कालानौर में तब तक पता चल गया इन लोगों को। तो उसी समय वहीं पर सिंहासन बनाकर और वहीं पर क्या किया, इसका अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया और राजा बनवा दिया बैरम खान ने, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में हुआ, अकबर और इब्राहिम लोदी,
अकबर और हेमू के बीच में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो इस और अकबर और शेर शाह के बीच में। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में वो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला क्वेश्चन क्या, अकबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1553 में, 1560 में, 1565 में, 1556 में। तो ये 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। चलिए कुछ क्वेश्चनों को आपको हम दे रहे हैं, आप क्वेश्चन इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा उसका आंसर, ये क्योंकि पहले हमने क्या किया, पढ़ा दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाबर जो था, बाबर किस वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित, का वंश क्या था, वंश। दूसरा क्वेश्चन है कि बाबर जो था सबसे पहले कहाँ का शासक बना था? शासक कहाँ का बना था और उसका उम्र कितना था? तीसरा, बाबर के पिता के क्या नाम था, ये आपको। और चौथा, बाबर का भारत में जब एंट्री हुआ तो कौन सा युद्ध से भारत में उसका पहला युद्ध कौन सा था? पहला युद्ध कौन सा था? तो चलिए हमें लगता है कि इतना कुछ आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।